अपराध के पीछे एक वजह होती है, फायदा, धोखा, दुश्मनी या फिर जलन। लेकिन इस बूढ़ी औरत को मारने के पीछे क्या वजह थी? फायदा तो नहीं हो सकता था क्योंकि ये बात बहुत साफ थी कि इस औरत के पास कोई पैसे नहीं थे। तो क्या किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली थी या फिर जलन? नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव, क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले साल जब मैं कांदिवली पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, तब मेरे सामने 2 ऐसे केसेस आए थे जो बहुत अजीब और उलझे हुए थे। यह सारा सिलसिला शुरू हुआ सावित्री की मौत के 5 दिन पहले। अरे काका नहीं काकी, पायल क्या मस्त वाजते ना, छन छन। सचिन, क्या कर रहे बेटा? क्या ढूंढ रहे तू? बाबा भूख लगी है और खाने को कुछ भी नहीं है। तेरे बाबा को पता था तुझे भूख लगी है। ये देख, मैंने तेरे लिए वड़ा पाव लाया हूँ। आजा, आराम से बैठ के खा। हाँ हाँ, और सुन, एक तेरे लिए और तेरी दीदी के लिए। हाँ, पूरा मत खाना, या तो बाद में तेरी दीदी मुझ पे चिल्लाएगी, मेरे लिए नहीं लाया, मेरे लिए नहीं लाया। कहाँ है तेरी दीदी? पता नहीं। पता नहीं मतलब? बाबा, जब से तुम गए हो मैंने भी उसे नहीं देखा। अरे देवा, सोनाली, शांता, मेरी सोनाली को देखा है तुमने? अरे नहीं रे बाबा, मैंने तो उसको कल से नहीं देखा। मेरे को लगा कि वो घर में ही होगी। अरे देवा, मैं कहाँ ढूंढूंगा मैं उसको? कहाँ चली गई है मेरी सोनाली? अरे सोनाली, अरे बाबा, ये पोरा गणपत, तू टेंशन न ले रे। तू घर को जा, घर को जा। कल सुबह आप लोग जाएंगे उसको ढूंढने को। हाँ, जा रे पोरा, जा। बेचारी, और दर्द में, इतनी छोटी सी उम्र में इतना कष्ट। अरे देवा, क्या हुआ होगा मेरी बच्ची को? बाबा, मेरी बच्ची का पता लगाइए। हर प्रश्न का निवारण इतने आसानी से नहीं होता। उसके लिए प्रभु की सेवा करनी पड़ती है, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। तो कीजिए ना पूजा, लेकिन कुछ भी करके मेरी बच्ची का पता लगाइए। प्रभु की पूजा विधि का खर्च 5,000 आएगा। 5,000? ले सुरेश, चाय ले। अरे चाय ले सुरेश, सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है। अरे आजू बाजू का भी थोड़ा ख्याल रखा कर। अरे मेरे खबर रखने से कुछ बदल जाएगा क्या? ले ये लोग का रोज का मचमच है। अरे गणपत, वो अपने पड़ोस में रहता है। वो गणपत की मुलगी सोनाली 2 दिन से गायब है। अच्छा, क्या तू भी दुनिया भर का मचमच लेके पालती है? अरे तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है, किसी बात का फर्क नहीं पड़ता इससे। माँ, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। आप लोग बैठिए, हम आपके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। रोचा, तुम बैठो, हम लेकर आते हैं। अरे नहीं, आप बैठिए, हम लाते हैं। अरे तुम बैठो ना, हम लेकर आ रहे हैं। क्या दी, सही पति मिला है? अच्छा ही हुआ, उस नालायक से पीछा छूटा। शीतल, कहीं भी शुरू हो जाती हो, जो हो गया सो हो गया, बार बार कहने की क्या जरूरत है? तुम्हाला? अरे बराबर है, तू चल तर खरा, भेटेल बघ इकडेच, चल तू। ये तो तबेला है। बाबा ने बोला था ना, ऊपर पूरा प्लास्टिक रहेगा, देख तो ऊपर पूरा प्लास्टिक है ना।
सोनाली अपनी इधरिज किधर होगी? देख इधरिज मिलेगी। चल देख भाई साहब ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी माझी मुलगी है। आपने इसे देखा है? आपने देखा? पैसा बताए ना, ये यहीं पे है। बघा ना तुम्हें, पण मगर इसे देखा है? सोनाली है मेरी बेटी। बताए नहीं भी, आज भौजाई आने वाली भी है। अरे भौजाई ना है, तुम्हारी लुगाई है। ए, ज्यादा शांत पत्ती नहीं करने का, पहले से बोलती है मैं। हाँ, चुपचाप बताने का लड़की को देखा है कि नहीं? नहीं तो अभी के अभी फोन करके पुलिस को बुलाएगी मैं। हाँ नहीं, पुलिस को मत बताना, पुलिस को मत बताना। भाई साहब आप सिर्फ बताए ना सोनाली यहाँ पे है क्या? देखिए भाई साहब, आपकी इस बच्ची को हमने लोगों ने नहीं देखा। रुचा, अरे कहाँ हो तुम रुचा? ये लो, मैंने सब्जी की लिस्ट बना दी है, सब कुछ लिया ना, कुछ भूलना मत। क्या करें, जब से शादी की है ना हमें कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा, तो आपको ना बादाम खाने की जरूरत है, बादाम भी लेते आना। हमें बादाम की जरूरत नहीं है, हमें एक किसकी जरूरत है। रीना जाओ, मुझे सब्जी बनानी है। नहीं, एक किस को? जाओ। तुम भी ना। अरे पहला तो यही भूल गए। सुनो दीदी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, इधर आओ दी। क्या दी? कल दी जब हम पढ़ रहे थे ना तो किसी ने कुछ मैसेजेस भेजे थे हमें। ये देखो। ये सब तुम्हारे फोन में कहां से आया? पापा ये वीडियोस वायरल हो चुके हैं। हम यही बात कल रुचा दी को बताने भी गए थे। यहाँ लोकेलिटी में भी हमारे सारे दोस्तों को ये वीडियोस और फोटोज मिले हैं। कल से फोन आ रहा है। हमने तो तंग आकर अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था। ये सब मतलब किसने किया ये सब? पापा दी कह रही थी कि शायद विवेक ने किया ये सब कुछ। आज भी वो लड़का मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में तुला हुआ है। अगर उसके ससुराल वालों को पता चला ना, तो राम जाने क्या होगा। कुछ नहीं होगा मम्मी, कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारा वो बाबा है ना, एकदम ढोंगी निकला। अरे बाबा, नसीब की बात होती है। वो वही बाबा ने मेरा काम झट से कर दिया था। इसके बाद से मैं तेरे को उसके पास लेके गई ना जाने बच्ची कैसी होगी। मेरा जी बहुत घबरा रहा है रे बाबा। नहीं, यहाँ पे मेरी जान निकली पड़ी है। मेरी बेटी है वो। उसको ढूंढने का एक रास्ता है मेरे पास। क्या? चल पुलिस के पास चलते। चल। नहीं, पुलिस के पास नहीं चलते। मैं खुद ढूंढूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। शिरके, फोन बाद में। सुनो, वड़ा पाव लेके आना। ओके सर। और कल जहां से लाए थे वहां से मत लाना, वहां अच्छा नहीं होता। वो आगे जो मंदिर है ना, वो मंदिर के पास एक नया वड़ा पाव वाला बैठता है, उससे लेके आओ। ठीक है सर। साहब, क्या हुआ? साहब वो एक बच्ची के बारे में बात करनी है। कौन आ रहे हैं? गणपत पाटिल जी साहब, लेकिन क्या हुआ? आपको बड़े सामने पुलिस स्टेशन में बुलाया है। तुम्हारी बेटी पिछले 2 दिन से गायब है, तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? ऐसी बात नहीं है साहेब। वो हमारे पड़ोस में शांता है ना, उसकी बातों में मैं आ गया। एक बाबा के पास लेके गई थी मुझे। 5,000 का चूना लगाया, फिर भी सोनाली नहीं मिली। भगवान जाने वो कहाँ चली गई है। मेरी बेटी कहाँ चली गई है। तुम करते क्या हो गणपत? साहब मैं नाचा है, मतलब हमारा तमाशे का फड़ है, लावली की टोली है हमारी। महाराष्ट्र में अलग अलग जगह हम नाच के खेल करते हैं। तुम्हारी बीवी क्या करती है? बीवी? मेरी कोई बीवी नहीं है, ऐसा है। मेरी कभी शादी भी नहीं हुई। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो ये बच्ची कहाँ से आई? कौन है ये सोनाली? वो तो मेरी बहन की लड़की है।
मेरे बहन के मरने के बाद मैंने ही उसको अपनी बेटे की तरफ पाला है। तुम्हारे पास सोनाली की कोई फोटो है? साहब है ना? हाँ, ये देखो साहब, ये मेरी सोनाली है साहब। गायकवाड़, ये फोटो ले लो। माझ्या मुलीला शोधा साहेब, मेरी बच्ची को ढूंढो साहेब, मुझे बहुत डर लग रहा है साहेब। अभी पूर्ण प्रयत्न करूं और जैसे कुछ पता चलता है हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। जी साहब, जी साहब, साहब उसको ढूंढना साहेब। गायकवाड़, ये जिस बस्ती में रहता है और इसकी ये जो तमाशा की टोली है, वहां पर जरा उसके बारे में पूछताछ करना, इसके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स भी निकालो। और हाँ, इस इलाके में कोई बच्चे किडनैप करने वाली टोली एक्टिवेट हुई है क्या, ये भी पता करो। बेटा, तुम सोनाली को जानती हो? हाँ, वो मेरी दोस्त है। आखिरी बार उसे देखा कब था? कुछ याद नहीं है। अच्छा, सोनाली का अपने घर वालों के साथ रिश्ता कैसे था? मतलब आपस में झगड़े होते थे या ऐसा कुछ? नहीं, उसके बाबा तो उसे बहुत प्यार करते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इन बच्चों के साथ खेल क्यों नहीं रहे? नमस्कार साहब, ये प्रतीक ऐसा ही है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता। आप? मैं बाबा हूँ साहब। ठीक है, अगर सोनाली के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा। हो साहब। गणपत की बेटी, उसकी तो शादी ही नहीं हुई। सोनाली उसकी बहन की बेटी है। उसका तो कोई परिवार ही नहीं है, फिर बहन बेटी कहाँ से आए? झूठ क्यों बोला? हाँ, सोनाली को उठा के लाया था ना तू? नहीं। और ये सचिन, इसे भी उठा के लेके आया ना? हाँ? नहीं साहब, मैं उठा के नहीं लेके आया उनको। साहब, वो 3 साल पहले मैं अपने तमाशा बंडल के साथ सातारा गया था, वहां पे मुझे सोनाली मिली। और अभी 6 महीने पहले ये सचिन मिला साहब। मैंने उठा के नहीं लेके आया उन्हें। साहब, ये अनाथ थे, रास्ते में भटक रहे थे और उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं था, तो मैं उनको अपने साथ लेके आया। मेरा तो कोई परिवार है ही नहीं है साहब, और मैं जानता हूँ साहब, हमारा तो अकेले होने का दुख क्या होता है। मैं उन्हें अपना परिवार देना चाहता था साहब, आपका प्यार देना चाहता था। मैं उठा के नहीं लेके आया साहब। देखो गणपत, तुम ऐसे किसी को भी सड़क से उठा के घर पे नहीं लेके आ सकते। तुम्हें उन्हें कानूनी तौर पे गोद लेना हो, और तब तक ये सचिन एनजीओ में रहेगा। सचिन, मेरे बच्चे को मत लेके जाइए। सचिन, मेरे बच्चे को मत लेके जाइए। मुझे बुला लगा के जाओ। हमारे वीडियोस और फोटोज वायरल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कह रही है? वो सारे फोटोज और वीडियोस तो मेरे पुराने फोन में थे, और वो फोन में कब का बेच चुका हूँ। बेच दिया? बिना वो वीडियोस और फोटोज डिलीट किए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, और तुम बेकार में मेरे को परेशान मत करो यार। एक बात ना कान खोलकर सुन लो, अगर ये वीडियोस और फोटोज हमारे पति या ससुराल वालों ने देख लिया ना, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ ना, तो हम तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो सारी वीडियोस और फोटोज तुम्हारी बीवी को भेज देंगे और पुलिस वालों को भी दे देंगे। हेलो, कौन था? अरे वो हेड ऑफिस से बॉस का फोन था। किसी लड़की से बात कर रहा था ना तू? मैंने आवाज सुनी। सोनाली 10 साल की बच्ची है, और 10 साल की बच्ची कहीं रास्ता भटक जाए ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। अब 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो अपनी मर्जी से कहीं गई है, या फिर किसी ने उसे किडनैप किया है। वहाँ के लोगों ने तो बताया कि सोनाली बहुत ही प्यारी बच्ची थी, गणपत के साथ भी काफी घुली मिली थी, तो ऐसे में घर छोड़ के भाग के जाना मुझे नहीं लगता। तब तो एक ही ऑप्शन बचता है, सोनाली को किसी ने किडनैप किया है। पर किसने? क्योंकि गणपत को अभी तक कोई रैंसम कॉल नहीं आया, किसी ने उससे पैसे नहीं मांगे। या तो किसी की गणपत के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है, या फिर सोनाली फ्लैश ट्रेडिंग करने वाले किसी रैकेट में फंस गई है। तो गणपत की किसी के साथ कोई दुश्मनी की कोई बात सामने नहीं है, और कब्रियों को अलर्ट कर दिया है। अगर कहीं भी कोई फ्लैश ट्रेड का रैकेट चल रहा होगा तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गायकवाड़, पता नहीं कि मुझे से बार बार लग रहा है कि इस केस में हमसे कुछ छूट रहा है। अच्छा एक बात बताओ,
ये गणपत के घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर। अभी मलाड पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उन्हें एक 10 साल की बच्ची की लाश मिली है। सर मैं पीएसआई मोहल्ले मालाड पुलिस स्टेशन से। इसी बच्ची की लाश हमें मिली थी। सोनाली नहीं है। तुम सुबह 7 बजे आ जाना। मुझे उस दुकान पे जाना जहां पे मैंने मोबाइल बेचा था। कह रहे प्रतीक, किधर? इतनी रात को किधर चला? हाँ? तेरे आई को मालूम है क्या? तो साफ साफ बता, मेरा मोबाइल किसको बेचा? क्या भाई, आपके साथ गलत नहीं करूंगा मैं। आप सुरेश के बॉस है ना, यही आपको मेरे पास लेके आया था। हाँ तो बता ना, मेरा मोबाइल किसको बेचा? अरे भाई 1 महीना हो गया आपका फोन खरीद कर, मुझे कैसे याद रहेगा किसको बेचा? तेरे अलावा दुकान में और कौन रहता है? मेरा भाई मनोज। कहाँ उसको बुला। वो यहाँ नहीं है, गाँव गया हुआ है, और उसे भी कैसे याद रहेगा? अच्छा आप बताइए तो सही, हुआ क्या है? हुआ नहीं है, होने वाला है। तुझे पता है तेरी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद होने वाली है? यार मजा आ रहा है यार, अपने को भी मिल जाए तो मजा आ जाए भाई। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की से हो रही है। अच्छी तरह से समझ गए कि क्यों तुम्हारे माँ बाप शादी करने की जल्दी किए बैठे थे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सारी करतूत पता थी और अपना पाप हमारे गले में बांध दिया। तुम हमारी बात मान लीजिए, ऐसा नहीं है जैसा। करो तुम, अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। उस वीडियो में तुम ही हो ना? बोलो, तुम हो उस वीडियो में? चलो यहाँ से, हमारे घर से, हमारी जिंदगी से। आइंदा हम तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखेंगे, समझे तुम? निकलो, निकलो, हमारी बात सुनिए, हमारी बात चलो निकलो, जाओ। सर अभी भी इंफॉर्मेशन मिली है कि बॉर्डर पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा है जिसमें जवान लड़कियां और बच्चियां थी। इन्हें महाराष्ट्र से नेपाल भेजा जा रहा था। एक काम करो, उनको इमीडिएटली सोनाली की फोटो भेजो और पता करो सोनाली उन लड़कियों में है क्या। अच्छा, मैंने उस गणपत के सीडीआर और मोबाइल लोकेशन मंगवाए थे, उसका क्या हुआ? सर उसका मोबाइल लोकेशन और सीडीआर बिल्कुल क्लीन है। जैसा उसने कहा था, 1 तारीख की सुबह वो कांदिवली वेस्ट से निकला, फिर वापस घर आया और उसके बाद वो सीधे नासिक चला गया, तो 2 तारीख को वापस आया। वापस क्यों आया? सर नमस्ते। बोलो। साहब वो सोनाली है ना? पूरे घर को अच्छे से चेक करो। ये कपड़ा किसका है? मेरा है। रुचा? रुचा? रो क्यों रही है? रुचा बोल। बोल। रुचा। दीदी, दीदी
छोड़ेंगे नहीं। सब कुछ उसी का किया था। मुझे अपने घर जाना है, प्लीज अंकल, मुझे अपने घर जाना है। हाँ बेटा, तुम्हें अपने घर भेजेंगे। हाँ? मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची, मेरी बेटी कहाँ है? सोनाली, सोनाली मेरी बच्ची कहाँ थी तू? अरे देवा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरी बच्ची। हो गया? नाटक, तमाशा, गण गवळण हो गया? रिकॉर्ड घेऊन या। बोल रहे सर, गणपत काका ने मेरे को पैसे दिए थे सोनाली को वहां बंद करके रखने के लिए। क्यों गणपत, सच बोल रहा है? जी साहब। ये कौन सा तमाशा है गणपत? अपनी बेटी को किडनैप करवाया, उसे बंद करके रखा, किस लिए? मेरी मजबूरी थी साहब। साहब, 1 तारीख को नासिक में मेरे लावणी का खेल था, इसलिए 1 तारीख को मैं सुबह सुबह नासिक के लिए निकला और आधे रास्ते में मेरे को याद है कि मैंने नाटक के कपड़े लिए ही नहीं, वो मैं घर पे ही भूल गया, तो मैं वापस घर पे आया था। इसीलिए उस दिन तेरा मोबाइल लोकेशन वापस तेरे घर का था। मेरी बच्ची भी ना हमेशा ऐसा घर खुला छोड़ के कहीं चली जाती है। सोनाली, ये बेटा, ये क्या हुआ? काय झालं हे? तू पडलीस का तिथे? उठ, सावकाश 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 बेटा, सावकाश, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा बेटा, ये क्या हुआ ये सब? हाँ, तू गिर गई क्या किधर? हाँ? नहीं बाबा, मैं सो रही थी, फिर अचानक से किसी ने मेरे मुंह में गीला कपड़ा बांध दिया। बहुत बात आ रही थी उस गीले कपड़े में से। उसके बाद मुझे नींद आ गई। उसके बाद मैं जब उठी तो पेट में बहुत दर्द हो रहा था और मैं खून निकल गया। क्या? इसका मतलब इस बच्चे के साथ रेप हुआ? जी सर। तो फिर तुम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए? मैं बहुत घबरा गया था साहब। ये दोनों बच्चे मेरे नहीं है साहब। मेरे को लगा कि आपको अगर पता चल जाएगा तो आप मेरे दोनों बच्चों को मेरे से अलग कर देंगे साहब। तो मेरे को ऐसा भी लगा कि शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ही सोनाली के साथ कुछ गलत किया है। और मैं चाहता था साहब कि सोनाली के साथ जो भी हुआ है वो किसी को पता ना चले साहब। तो ऐसे कितने दिनों तक बंद करके रखने वाले थे उसे? कुछ ही दिन साहब। बाद में मैं उसको लेके आने वाला था घर पे और फिर बताने वाला था कि सोनाली मिल गई साहब। फिर उसकी ये बलात्कार की बात किसी को पता नहीं चलती ना साहब। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, ड्रामा कर रहा है। सच ये है कि इसके साथ जो भी हुआ है वो तूने ही किया है और उसको छुपाने के लिए तूने ये सब नाटक रचा, उसे किडनैप किया, उसे बंद करवाया। साहब माझ्यावर विश्वास ठेवा साहब, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है साहब। ये मेरी बेटी है साहब। क्या करूं मैं गणपत? मैं रोज तुम जैसे घटिया लोग देखता हूं जो ना माँ देखते हैं, ना बेटी, ना बहन। जब उनके अंदर का हैवान जाग जाता है उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। साहब मेरे पे यकीन कीजिए साहब। बाबा ने कुछ नहीं किया। ये कंफर्म करने का तरीका है हमारे पास। तुम्हारा डीएनए टेस्ट किया जाएगा, सिर्फ तभी मैं तुम्हारी इस पूरी कहानी पर यकीन करूंगा। और तब तक अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम जहां भी जाओगे वहां से तुम्हें पकड़ कर ले आऊंगा और अंदर ठूंस के मारूंगा, समझे? मैडम, लड़की को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाओ और वहां से एनजीओ। नहीं जाने दो उसको। सोनाली साहब, मेरे बेटे को तो आपने छीन लिया, मेरी बेटी को भी आप छीन रहे हैं साहब। सोनाली, तो आप इस विवेक थापर की कंप्लेंट क्यों लिखवाना चाहते हैं? क्योंकि उस कमीने ने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हमारी बगल की कॉलोनी में विवेक 1 साल से रहता था। धीरे धीरे उसने पूजा के साथ में नजदीकियां बढ़ा ली। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे।
बात चारों तरफ फैल गई, हमारे कानों तक भी बात आई। हम पढ़े लिखे लोग हैं सर, हमने सोचा कि रुचा अगर उस लड़के से प्यार करती है तो हमें शादी कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने विवेक से शादी की बात की तो वो टाल मटोल करने लगा। फिर हमें पता चला कि दिल्ली में किसी लड़की के साथ पहले से ही उसकी शादी तय हो चुकी है। विवेक, तुम हमारी बेटी को धोखा दे रहे हो। अंकल, मैं रुचा से सच्चा प्यार करता हूं। हाँ तो फिर जो मंगनी हुई है उसे तोड़ दो और हमारी बेटी से शादी कर लो। अंकल, मैं ऐसा नहीं कर सकता, माँ पापा का दिल दुखेगा। तो हमारी रुचा का क्या? आई एम सॉरी। उसने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। रुचा टूट गई थी। 6 महीने पहले रुचा को समझा बुझा कर हमने उसकी शादी अतुल से कर दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत खुश थी हमारी बेटी वहां कि अचानक इस विवेक ने कुछ अपनी और रुचा की व्यक्तिगत फोटोज और वीडियोस सर्कुलेट कर दिए। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई सब। उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। सर, ये शादी तो मेरी भी बर्बाद हुई है सर। क्या है ये सब कुछ? तुम इतने टाइम से मुझे धोखा दे रहे थे। रुचा के साथ मेरा अफेयर था, लेकिन हमारी शादी से पहले। और ये फोटोज और वीडियो जितने भी है ना, सब मेरे पुराने फोन में थे। मुझे सच में नहीं पता कि वायरल कैसे हो गए। देखो, तुम मेरी बात तो समझो। Shut up! तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा यार। हेलो माँ, मैं कल की फ्लाइट से दिल्ली आ रही हूँ। मैं फोटोज और वीडियो कैसे वायरल कर सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा फोन टूट गया था। मैंने अपने ड्राइवर सुरेश को अपना फोन दिया उसे बेचने के लिए। मैंने नया फोन ले लिया। ये सब कुछ उस पुराने फोन में था। और ये कैसे वायरल हो गया सर, मुझे नहीं पता। फोन बेचने के लिए कब दिया था? 1 महीना पहले। और किसको बेचा था? सर, मेरे ड्राइवर सुरेश ने उसे किसी प्रकाश नाम के बंदे को बेचा था, जिसकी मोबाइल की दुकान है। मैं उसके पास पूछने भी गया, लेकिन उसने बोला मुझे कुछ याद नहीं है। साहब, वो जो गाड़ी में बैठा है ना साहब, हाँ, वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है। वॉचमैन ने बताया कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। क्या बात है? बात क्या होगी? तेरी बेटी देखी सिना, एकदम फ्रेश। वैसे ओवरनाइट का क्या चार्ज करती है? अबे कमीने इंसान, क्या दलाल समझ के रखा है हमें? हाँ, दोबारा नजर आए तो जान से मार देंगे। हाँ, छोड़िए हमारी बेटी के बारे में बात कर रहा है। अरे जान से मार देंगे, जान से मार देंगे अगर दोबारा दिखाई दिया तो। मेरे मुंह में कालिक फुट गई है, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? हम मार्केट गए थे सब्जी लाने, ये कैसा दिया? ये क्या बदतमीजी है भैया? आप भैया तो मत बोलो। क्या मतलब है तुम्हारा? तेरी बेटी से ज्यादा गर्मी तो तुझमें है। जाने किस पापों की सजा दे रहा है भगवान। हमें तो लोग यहाँ दलाल समझने लगे हैं। एक आदमी हमारी ही बेटी के सौदे की बात कर रहा था हमसे। पापा, मम्मी, ये देखिए। अतुल फोन नहीं उठा रहा है, हमसे बात तक नहीं करना चाहता। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी ऐसी करेक्टलेस लड़की से हो रही है। अच्छी तरह से समझ गए कि क्यों तुम्हारे माँ बाप शादी करने की जल्दी किए बैठे थे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सारी करतूत पता थी और अपना बाप हमारे गले में बांध दिया। पापा, आदित्य ने
सच किया है। उसने शादी तोड़ दी है। पापा हमारे साथ क्या क्या हो रहा है? ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सर, हम लोग तो घर पर थे, लेकिन ये सब विवेक ने किया है। देखो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और एक काम करना, इनके घर की तलाशी लो, देखो कोई सुसाइड नोट मिलता है क्या। सर रुचा ने ये सुसाइड नोट छोड़ा है। माँ पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से सब कुछ उजड़ गया। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप दोनों और रितिका को इतनी तकलीफ पहुंचेगी। शायद हमारे जाने के बाद आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। जिस किसी ने भी हमारी फोटो और वीडियो सर्कुलेट की थी, हम उसी की वजह से अपनी जान दे रहे हैं। उसे सजा जरूर दिलवाइए। आपकी रुचा। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग को हमने रुचा की हैंडराइटिंग से मैच करके देखा और इससे यह साबित हो गया कि रुचा ने वाकई में सुसाइड किया था। लेकिन मेरे ओपिनियन में यह सुसाइड नहीं बल्कि एक इनडायरेक्ट मर्डर था और इसके जिम्मेदार वो लोग थे, वो मानसिक रोगी थे जिन्होंने एक लड़की की इंटीमेट तस्वीरें और उसके वीडियोस को वायरल कर दिया था। मैंने इन अपराधियों को सजा देने की ठान ली, लेकिन बहुत पिटाई के बाद भी मोबाइल शॉप का ओनर प्रकाश हमें यह नहीं बता रहा था कि उसने वो मोबाइल आखिर किसे बेचा। ऐसे में उस मोबाइल के IMEI नंबर से हमें उस मोबाइल के नए खरीदार के बारे में पता चल गया। साहब बता दो, छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब। किसी को बेचा था ना तूने मोबाइल? हाँ हाँ साहब। चाकू से स्टार्ट करके मारा गया। घर में आसपास कहीं भी कोई मर्डर वेपन नहीं मिला और ये इनका बेटा है सुरेश। सुरेश, तुम्हारी मां की लाश को सबसे पहले देखा किसने? मैंने कल आधी रात जब मैं घर पे आया तो देखा आई के साथ, पता नहीं किसने ये। कल रात? लेकिन फोन तो हमें थोड़ी देर पहले ही आया। रात को फोन क्यों नहीं किया? मैं अपनी सुध में ही नहीं था साहब, मैं सारी रात आई के साथ था। बस्ती में आसपास जरा चेक करो, कहीं कोई CCTV कैमरा है क्या? जी सर। तुम्ही ने रुचा और विवेक का वीडियो वायरल किया था ना? पिछले 2 दिन से कहां थे तुम? मैं बहुत डर गया था साहब। मैंने प्रकाश से वो फोन सस्ते में खरीद लिया था साहब। मुझे उसमें विवेक साहब और रुचा मैडम के वीडियोज और फोटो भी लेते साहब, डिलीट नहीं किया। तो ऐसे ही मस्ती मजाक में अपने दोस्त महेश और दत्ता को सेंड कर दिया। लोगों ने वो वायरल कर दिए साहब। उन दोनों का नंबर दो। सुरेश की मां सावित्री का किसी ने बेरहमी से खून कर दिया था। अब सवाल यह था कि सावित्री के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? कहीं ऐसा तो नहीं था कि यह खून सुरेश की वजह से हुआ था, क्योंकि सुरेश ने ही विवेक और रुचा दोनों के फोटोज और वीडियोस वायरल किए थे, जिसकी वजह से इन दोनों का घर टूट गया था और रुचा ने तो अपनी जान दे दी थी। तो क्या इन 2 परिवारों में से किसी ने सुरेश की मां का मर्डर किया था?
हमारे हाथ 2 सीसीटीवी फुटेज लगे जिससे ये केस साफ होता हुआ नजर आया। ये देखिए सर, सावित्री के घर के पास की सीसीटीवी फुटेज। एक सिक्योरिटी वाला ठीक 11:15 बजे उसके घर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और सर ये देखिए 11:35 पर ये वापस भी आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सावित्री की मौत 11:30 से 12:30 के बीच हुई है। ये बात सही है, लेकिन तुम्हें सिक्योरिटी वाले पर क्यों शक है? इस फुटेज की वजह से सर, ये सुनील के बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज है उसी वक्त की जब सावित्री का मर्डर हुआ। इसमें सुनील अपने वॉचमैन रामविलास से बात कर रहा है और इसने भी सेम वैसी यूनिफॉर्म पहनी है जैसे उसने पहनी थी। सर, सुनील के कॉल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इसने अपने वॉचमैन रामविलास को 2 बार फोन किया था। हमने रामविलास के फोन डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स भी निकलवाए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है सर कि रामविलास का फोन का लोकेशन सावित्री के घर के पास ही था उसी रात 11:30 बजे। गायकवाड़, इस रामविलास को उठाओ और सिन्हा को भी। सर। गुस्सा तो बहुत आया होगा तुम्हें सुरेश पर। बहुत। तो सुरेश को मारते उसकी मां को क्यों मरवाया? हमने किसी को नहीं मरवाया साहब। हाँ, मरवाने की कोशिश जरूर की थी। जब हमें पता लगा कि यह सब कुछ उस सुरेश का किया धरा है, हमने रामविलास को पैसे दिए और कहा कि मार दो उसे। कितने की सुपारी दी थी? 50,000। और उसके बाद रात 11:30 बजे हम सुरेश कुमार ने उसके घर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही बुढ़िया मरी पड़ी थी। कोई 10-15 मिनट पहले किसी ने मारा होगा और वो सब देखकर हम घबरा गए और वहां से भाग पड़े। झूठ बोल रहा है तू। सच ये है कि तू सुरेश को मारने उसके घर गया, लेकिन गलती से तूने उसकी मां को मार दिया। और अब मुझे तू कहानी सुना दे। हथियार किधर है बोल। चुप, हथियार किधर है बोल। विश्वास कीजिए साहब, हमने नहीं मारा है उसको। वो पहले से मरी पड़ी थी साहब, उसका मर्डर हमने नहीं किया है। ऐसे नहीं मारते गए। गायकवाड़, दोनों को अंदर रखो और अपने तरीके से पूछताछ करो। वो सच कह रहे हैं साहब, वो बुढ़िया मरी पड़ी थी साहब। अरे साहब, हमको क्यों कर रहे हैं साहब? अरे हमको क्यों मार रहे हैं साहब? पेपर वर्क पूरा होना चाहिए ना मात्रा मैडम, इसमें वो कॉल डिटेल्स की रिपोर्ट है ही नहीं। ऐसे कैसे काम करते हैं आप? सर। और तुम लेट क्यों आए? हाँ, और पुलिस स्टेशन है का धर्मशाला है? सर सर सर, आपके लिए वड़ा पाव लेके आया हूँ। वो गणेश नगर में नई शॉप खुली है ना, जहाँ हमेशा भीड़ होती है, वहां लाइन में खड़े लेके लाया हूं आपके लिए। लीजिए। पहले मात्रा मैडम को खिलाओ। लीजिए लीजिए। थैंक यू सर। ये अच्छा काम किया तुमने गायकवाड़। सर मिर्ची। हाँ हाँ दो। क्या हुआ सर, मजा नहीं आया? गायकवाड़, हमसे कुछ छूट रहा है। क्या? एक काम करो, तुम वो गणेश नगर वाली सीसीटीवी फुटेज ले आओ जाओ। सर। रामविलास की ड्यूटी 8 बजे खत्म हुई और उसके बाद वो घर गया। उसके बाद 11:30 बजे वो वापस आया सुरेश को मारने के लिए। लेकिन रामविलास का घर गणेश नगर की दूसरी तरफ है, तो इस सीसीटीवी फुटेज में ये इस तरफ से कैसे आ रहा है जहां से तुम बड़ा पाव लाए? मतलब ये रामविलास नहीं है, तो फिर ये सिक्योरिटी गार्ड कौन है? ये है हमारा असली खून। अब क्या लेने आए हो साहब? मेरा बेटा, मेरी बेटी, सब तो छीन लिया आपने। इस बार हम तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आए। खुशखबरी? हाँ, तुम्हारा डीएनए सोनाली के कपड़ों पे मिले सीमेंट के डीएनए के साथ मैच नहीं हुआ। मतलब ये प्रूव हो गया है कि तुमने सोनाली का रेप नहीं किया। और ये मैडम एनजीओ से, ये तुम्हारा घर चेक करके बताएंगे कि क्या तुम सोनाली और सचिन को रखने के काबिल हो या नहीं। लेकिन साहब एक मिनट, अगर तुम इस टेस्ट को पास करते हो तो सोनाली और सचिन हमेशा के लिए तुम्हारे। मैडम
सर नहीं, ये ऐसे ही है जी सर। यहाँ लाओ साहब। कुछ नहीं है साहब। कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है साहब। बहुत मेहनत की है ना इसे साफ करने की, लेकिन गणपत तुम एक बात भूल गए, अपराध के निशान इतनी आसानी से साफ नहीं होते। एक पांव में पायल। ये पायल देखने के बाद ही मैं समझ गया था कि वॉचमैन के कपड़े पहने हुए तुम ही हो, और फिर तुम्हारा घर भी तो सुरेश के घर के बाईं तरफ है। अब सब सच बताओ गणपत, वरना बिना ढोलकी के यहीं पर लावणी करवा दूंगा तुझे। साहब उस दिन आपने सोनाली को मिलने के लिए कहा था ना, तभी मैं उसे मिलने एनजीओ गया था। सोनाली। पापा। पापा। मेरी बच्ची, ये बच्ची तो पापा उस दिन सुरेश काका ही आए थे, उन्होंने ही किया था ये सब, और यही कपड़े पहने थे उन्होंने। मैं सुरेश को जानता था साहब, चाली में आते जाते मुझसे मिलता था, और चाली में सबको पता चलता था साहब, कौन कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। शायद उसको भी पता चला होगा कि मैं घर पे नहीं हूं और सोनाली घर पे अकेली है, तभी उसने सोनाली के साथ। तभी मैंने सोचा था साहब, उसको उसके किए की सजा मैं दूंगा। लेकिन फिर तूने उसकी मां को क्यों मारा? क्योंकि सावित्री ने उसको अपने कोख से पैदा किया था, उस राक्षस को। ये उसी का बाप था, और मैं पागल हुआ था साहब, मुझे बदला लेना था। लेकिन सुरेश तो घर पे नहीं था, वो तो भाग गया था। तो मैंने सोचा कि जैसे उसने मेरे अपने को दर्द दिया, मैं भी उसके अपनों को दर्द दूंगा जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैंने वॉचमैन के कपड़े भाड़े पे ले लिए, और मुझे पता था साहब कि वहां पे कैमरा है, तो मैंने अपना चेहरा भी ढक लिया। तुम्हारा सारा गुस्सा, सारा दर्द मैं समझ सकता हूं गणपत, लेकिन तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। कानून अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? जिन बच्चों के लिए तुमने ये सब किया, उन बच्चों से अब ना तो तुम कभी मिल पाओगे, ना तुम उन्हें वो भविष्य दे पाओगे जो तुमने उनके लिए सोचा था। गणपत को सावित्री के मर्डर के जुर्म के लिए सजा हुई। सोनाली के कपड़ों पर मिले सीमेंट से हमने सुरेश का डीएनए मैच करके देखा, वो मैच हुआ और सुरेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथ ही साथ हमने सुरेश के उन दो दोस्तों को भी गिरफ्तार किया जिन्होंने रुचा और विवेक के फोटोज और वीडियोस वायरल किए थे। किसी की एक गलती किसी और की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आज हर एक के मोबाइल में कैमरा है और हर एक इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस तरह के वीडियोस या फोटोज निकालना युवा जोड़ों के लिए आम बात है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी चूक ना सिर्फ किसी को बदनाम कर सकती है, बल्कि ऐसा मसला पैदा कर सकती है जो आगे जाकर बहुत ही भयानक रूप ले ले। इसीलिए ऐसी गलती कभी ना करें। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको फिर दवाई भी लेनी है। मुझे भूख नहीं है। पापा, मैं जानती हूँ कि बसंती दीदी की शादी का कर्ज आप नहीं चुका पा रहे, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लीजिए, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। अरे तेरे रहते हुए मुझे किस बात की चिंता है? बैठो। तो भी खाना खा। हाँ। पापा। पापा। अगर पुलिस से कुछ ही बताया ना तो तुम लोगों को मार दूंगा, समझा? चल चलो गए।
सर आप लोगों की जान को भी खतरा है। यहाँ रहोगे तो वो लोग चैन से जीने नहीं देंगे आपको। पर जीजा जी, हम ऐसे डर के नहीं जाएंगे। हमें पापा को इंसाफ दिलाना है, और वैसे भी इस घर में उनकी बहुत सारी यादें हैं। हम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी, पर अब हमें जाना होगा। बसंती, चलने की तैयारी करो। मैं अभी नहीं जाना चाहती हूँ, माँ को मेरी जरूरत है। हाँ, लेकिन तुम्हें देखभाल की जरूरत है, और ऐसे माहौल में मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। जीजा जी, आप दीदी को तो साथ लेके जा रहे हैं, लाली को मेरे पास रहने दीजिए ना। ठीक है, चलो। बेला का कुछ पता चला? नहीं, मैंने बेला दीदी को पहले ही बोला था कि इन चक्करों में नहीं पड़े। उसने ना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अबे कम से कम ऐसे वक्त पे तो उसे मत कोस। जाना पता करना। कहां से पता करूं? वो ना हमारी सुनती है ना जीजा जी की। वो अपनी मर्जी की मालिक है। अब उसके चक्करों में पड़ के मुझे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। जैन सर, इन्होंने सुबह 5 बजे इस लड़की को यहाँ पे देखा था, और सर इसके मुंह और दोनों पैर बंधे हुए थे सर। लड़की इस रास्ते से खुद को खींचते हुए वहां लेकर गई। इस जगह को देख के लग रहा है यहाँ पे ज्यादातर लोग पीने वाले या फिर जुआ खेलने वाले आते होंगे। वो लड़की यहाँ क्या करने आई होगी? यहां से आगे ड्रैगिंग मार्क्स नहीं है। सर हो सकता है लड़की को गाड़ी में यहाँ पे लाया गया हो, उसके बाद रेप करने के बाद यहीं छोड़ दिया गया होगा। यहाँ आने जाने वाले सभी रास्तों के सीसीटीवी चेक करो। हो सकता है किसी में वो गाड़ी कैप्चर हुई हो। और जितने भी लोग यहाँ पे शराब पीने या जुआ खेलने आते हैं सबको रन आउट करो। सर लड़की की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। उसके साथ गैंग रेप हुआ है। सर सिर्फ गैंग रेप ही नहीं बल्कि बहुत ब्रूटली उसको टॉर्चर भी किया गया है। उसकी बॉडी पर जगह जगह उसको ब्लेड से काटा गया है, और उसी घाव पर लाल मिर्च का पाउडर डालकर उसको तड़पाया गया है। उसकी बॉडी को सिगरेट बट से जगह जगह जलाया गया है, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट को भी। सर ऐसी जख्मी हालत में बार बार उसके साथ बलात्कार हुआ है। उसकी बॉडी पर सिरिंज के मार्क्स मिले हैं, और उस सिरिंज के थ्रू उसकी बॉडी में ड्रग्स इंजेक्ट किए गए हैं। सर ये सब सुनकर तो लग रहा है कि क्रिमिनल्स की लड़की के साथ कोई गहरी दुश्मनी रही होगी, और इसी वजह से उसे इतना ब्रूटली टॉर्चर किया गया। लेकिन फिर भी लड़की की हिम्मत तो देखो। इस लड़की के साथ इतना कुछ हुआ, इसके बावजूद वो लड़की खुद को तकरीबन 40 मीटर तक ड्रैग करके हाईवे तक पहुंची। सर 40 मीटर्स, दैट मीन्स सर लड़की बहुत स्ट्रांग और ब्रेव रही है, और सर उसकी विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वहां से यहाँ तक आने के बाद भी उसने दम नहीं तोड़ा। अभी लड़की की हालत कैसी है? सॉरी टू से सर, अगर वो बच जाए तो ये बहुत बड़ा मिरेकल होगा। फिलहाल तो वो कोमा में है सर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। सर ये रास्ता उसी एरिया की तरफ जाता है जहां पे हमें उस लड़की की ड्रैगिंग मार्क मिले, और ये
एसयूवी का नंबर अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रहा है, बट सर आई एम श्योर इसी एसयूवी से उस लड़की को यहाँ पे डंप किया गया होगा, क्योंकि 2 मिनट बाद ये एसयूवी इसी एरिया से निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये एसयूवी इस लड़की को डंप करने के लिए यूज हुई है तो शायद क्रिमिनल को लगा होगा कि लड़की मर गई, इसलिए इसको फेंक कर चले गए, क्योंकि इतना टॉर्चर करने के बाद उसे जिंदा रखने का रिस्क नहीं लेंगे। इस एसयूवी का ट्रेल फॉलो करो, यहां आने जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, जहां पर भी सीसीटीवी है, सबकी फुटेज चेक करो। हो सकता है किसी सीसीटीवी में ये एसयूवी कैप्चर हुई। ओके सर। मैं कमी सर सर गुड़गांव थाने में एक की नाम की औरत की कंप्लेंट फाइल हुई है। फिर इसका फोटो उस लड़की से मैच करता है जो हमें मिली थी। सर बेला भी चोरी का इल्जाम किसी और ने नहीं बल्कि इसके पति जो कुछ ने लगाया। जो औरत हमें जख्मी हालत में मिली थी उसकी शिनाख्त हो गई थी। उस औरत का नाम बेला था। बेला एक बहुत ही घिनौने जुर्म का शिकार हुई थी, लेकिन हम अपनी तफ्तीश में मुस्तैदी से जुटे हुए थे। उस एरिया के जितने भी शराबी, जुआरी, चोर उचक्के और हिस्ट्री शीटर्स थे, हमने सबको राउंड अप करना शुरू किया। यह केस इतना सेंसिटिव था कि इस केस की शुरुआत से ही मीडिया ने हम पर अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया था। पापा, माँ ने आपको मना किया था ना दारू पीने, और फिर भी आप चुप। बढ़िया ही माँ वाली। तूने उसको मदद की ना जेवर और पैसे चुराने में। बेला हमें बहादुरगढ़ में जख्मी हालत में मिली और उसके साथ गैंग रेप हुआ। क्या रेप? तुम्हारी बीवी के साथ इतना कुछ हो गया और तुम उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? सब वो मत करो। तुम गुड़गांव पुलिस के पास उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने गए थे और अब उस पर चोरी का इल्जाम भी लगा रहे हो। साहब मैं मानता हूं कि बेला पर मैंने चोरी का इल्जाम लगाया, क्योंकि कुछ महीनों पहले जब हम अलग हुए थे तब वो यहाँ से पैसे और गहने लेकर जाने की कोशिश कर रही थी। ये सब क्या कर रही हो? मैं तुम्हें मेरा और पैसा बर्बाद करने नहीं दूंगा। मुझे इनकी जरूरत है, मैं थोड़े दिन में वापस कर दूंगी। इन पे सिर्फ लाली का हक है। कल को उसकी शादी होगी, अगर ये भी तू ले गई तो लाली का क्या होगा? लाली की फिक्र मुझे आपसे ज्यादा है। आपको ये गहने रखने हैं तो रख लीजिए, लेकिन लाली को मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। लाली पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, और मुझे मेरी बेटी से अलग करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। बेला मुझसे अलग होकर हमारे पड़ोस में ही उसकी सहेली के साथ रह रही थी। अभी 2 दिन पहले ही मैंने देखा घर से गहने और 25,000 रुपये गायब है। तब मुझे लगा कि ये सब वो लेके गई होगी। फिर मैं सविता के घर गया, उसकी सहेली के, लेकिन सविता के घर पर ताला था और बेला का फोन भी बंद आ रहा था। फिर मैंने सविता को फोन किया। हेलो हेलो सविता, बेला कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मैं तो मेरे भाई के आई हूँ पिछले 2 दिन से। बेला का कहीं भी पता नहीं लग रहा था। साहब मैं तो उसकी शिकायत लिखवाने गया था लापता होने की, पर गुड़गांव पुलिस वाले मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे कि बेला गायब हो सकती है। भरोसा नहीं किया था मतलब? बेला और मैं पहले भी उनकी जाति बर्दाश्त कर चुके हैं। 1.5 साल पहले भी उस पर रेप हुआ था, पर तब भी उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की थी। बेला का रेप हुआ था? हाँ साहब, और किसी और ने नहीं किया था, कांस्टेबल ललित शर्मा ने किया था। बेला ललित शर्मा के घर साफ सफाई का काम करती थी। बेला माँ कहाँ है? जी वो बाहर गई है। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे बेला, बहुत दिन से सोच रहा था कि तेरे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारूं अकेले। ठीक, आज मौका मिल गया ना, आज हम दोनों अकेले हैं। चल बैठ के कुछ बात करते हैं। बेला ने मुझे उस बारे में बताया तो हम पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उन्होंने हमारी एफआईआर नहीं लिखी, हमें थाने से बाहर निकाल दिया। हम हिम्मत करके एसीपी साहब को मिले, उन्होंने हमारी एफआईआर तो लिखी, पर हम गरीबों को कहाँ इंसाफ मिलता है साहब। हम कुछ साबित नहीं कर पाए, क्योंकि बेला की एफआईआर लिखने में देरी हो गई थी। लेकिन फिर बेला ने कहा कि हम हाईकोर्ट तक जाएंगे। आप लोग समझाइए ना बेला को, पहले ही थाने और कोर्ट के चक्कर काट काट के हम परेशान हो चुके हैं, और अब ये हाईकोर्ट जाने का बोल रही है। कहां से लाऊंगा मैं कोर्ट कचहरी का खर्चा? मैं कैसे भी इंतजाम कर लूंगी,
लेकिन जब तक उस ललित को अंदर नहीं करवा देती मैं चैन से नहीं बैठने वाली। पर दीदी, पहले उस सब चीज की वजह से हमारी काफी बदनामी हो चुकी है और अब तो मैं उसी बदनामी का दाग धोने की कोशिश कर रही हूँ बाबू। अगर मैंने अपनी आवाज नहीं उठाई ना तो सब लोग यही सोचेंगे कि मैंने ललित पे झूठा इल्जाम लगाया था। लेकिन दीदी, बस बाबू, मैं अपनी लड़ाई जरूर लड़ूंगी, तो चाहे आप लोग मेरा साथ दो या ना दो। उन्हीं बातों से नाराज होकर वो मुझसे अलग हो गई, लेकिन ये बात एकदम सच है साहब। 1.5 साल पहले भी उसका रेप हुआ था और अब बेला की हालत कुछ ठीक नहीं है गोकुल साहब। जरूर इस बार भी उस ललित शर्मा ने उसके साथ ये सब किया होगा, क्योंकि वो उसको अंदर करवाना चाहती थी। इसी डर से मैं उसको मना करता था कि ये सब ना करे। बेला अपनी जिस फ्रेंड सविता के साथ रहती थी उसका फोन नंबर और एड्रेस दीजिए। जी सर। पापा, मुझे भी माँ से मिलना है। हाँ समय तो बेला अपनी जिस सहेली सविता के यहाँ रह रही थी उसके घर पे ताला लगा हुआ है। लेकिन सर मेरी सविता से बात हुई है, वो भी अपने भाई के घर पे। और सर वो तब से वहाँ पे है जब से बेला गायब हुई थी। इन सब का हमारे केस से कोई ताल्लुक है? सर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बेला का भाई भी बहादुरगढ़ में ही रहता है। ठीक है, इनके बारे में सब कुछ पता करो और जैसे कुछ पता चलता है मुझे तुरंत फोन करो। ओके सर। अच्छा, तो गोकुल के पड़ोसियों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली है। बेला गोकुल की दूसरी बीवी थी। गोकुल की पहली बीवी बेला की बड़ी बहन बसंती थी। गोकुल ने बेला पर सिर्फ चोरी का इल्जाम लगाया, लेकिन जब हमने बेला के पति गोकुल को बेला के गैंगरेप के बारे में बताया तब गोकुल ने कांस्टेबल ललित शर्मा के केस का जिक्र किया। तमन, तुम बेला के घर वालों को मिल और मैं कांस्टेबल ललित शर्मा को देखता हूं। ओके सर। पापा, ये सब क्या लगाया है माँ को? माँ बोलेगी कैसे? ये सब क्या हो गया? मैंने कितना समझाया था बेला को, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। उस ललित शर्मा ने उसके साथ फिर से सर जी, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हो। ये सर मैं साफ कर देता हूं कि जो कुछ बेला के साथ हुआ ना, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन बेला ने तुम पर रेप का इल्जाम लगाया था। सर झूठा आरोप लगाया था और इस मामले में सीबीआई मुझे पहले क्लीन चिट दे चुकी है। लेकिन ये तो सच है ना कि बेला तुम्हारे घर में काम करती थी? हाँ सर, सच है, वो काम करती थी। एक मामूली सी काम करने वाली औरत तुम जैसे पुलिस वाले पर रेप का झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी? सर वो मेरी माँ का बदला मुझसे ले रही थी। किस बात का बदला? सर जी, मैं यहाँ अकेला रहता था और जब मेरी माँ मेरे साथ रहने के लिए गांव से आई तो सर जी मेरी माँ को मालूम पड़ गया कि बेला दूसरी जात की है। माँ, ललित तू पागल है जो इस जात वाली को अपने घर काम पर रखा है? इसके हाथ का खा के क्यों अपना धर्म भ्रष्ट कर रहा है? माँ कैसी बात कर रही है? देख, मैं ये सब नहीं मानता हूँ। तू चुप कर, इसको अभी काम से निकाल। पूरा घर अशुद्ध करके रख दिया है। सर जी मैं मानता हूँ कि मेरी माँ थोड़ी पुराने ख्यालात की है, लेकिन बेला ने भी इस बात को दिल पे ले लिया और मुझ पे रेप का झूठा इल्जाम लगा दिया और इसी वजह से मैं 1 साल तक सस्पेंड रहा। बेला का पहले रेप किया गया, फिर पूरी तरह से टॉर्चर किया गया। बहुत ब्रूटल रेप है और उसकी हालत को देख के लगता है जैसे किसी ने कोई बहुत पुरानी नफरत निकाली उससे। और हमें पता चला कि अब वो तुम्हारे खिलाफ हाईकोर्ट जाने वाली है। तो कैसी डर की वजह से तुमने बेला? नहीं 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 सर जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात का विश्वास कीजिए। बेला ने अपने सपनों का बलिदान दे दिया, लेकिन क्या? लेकिन 1.5 साल पहले बेला का बलात्कार हुआ, इसी वजह से उन दोनों के बीच। लेकिन गोकुल जी ने उसका साथ भी नहीं छोड़ा, बेला को न्याय भी नहीं मिला। कुसुम जी, गोकुल से अलग होने के बाद बेला आप लोगों के साथ भी तो रह सकती थी। ऐसी क्या वजह थी कि वो आप लोगों के होते हुए भी अपनी सहेली सविता के साथ रह रही थी? छोटे भाई ने 2 बातें क्या कह दी, वो नाराज हो गई। दीदी, ये इंसाफ की रट लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला। अरे गनीमत समझो कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जीजा जी ने तेरा साथ दिया और अब उनसे अलग हो रही है।
तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरा बलात्कार करने वाला इंसान खुला घूम रहा है? बस करो। अरे इन सबसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। पहले हमारे खानदान की इतनी बदनामी हो चुकी है और अब तू उनसे अलग होकर यहाँ देगी तो लोग। तो तुझे लोगों की फिक्र है, अपनी दीदी की नहीं। तुझे परेशानी है ना, तो मैं इस घर में आके नहीं रहूंगी। बेला और गोकुल के बीच में लाली को लेकर झगड़े चल रहे थे। यहाँ बेला के साथ इतना कुछ हो गया और गोकुल उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। ये बात जानकर तो मुझे भी बहुत बड़ी हैरानी। जब गोकुल जी से फोन पर बात हुई तब पता चला कि उनको तो यही लगता है कि बेला हमारे साथ रहती है। माँ जी, बेला ने ये अच्छा नहीं किया। वो मेरे घर से पैसे और गहने चुरा कर ले गई है। गोकुल जी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। बेला ऐसे कर ही नहीं सकती। अरे उसके सर पे भूत सवार है ना इंसाफ का, और उस चक्कर में वो मेरी सारी कमाई कोर्ट कचहरी में बर्बाद करना चाहती है। लेकिन मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तभी मुझे पता चला कि बेला गायब है। मैंने बाबू से कहा कि वो जाकर उसे ढूंढे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके साथ इतना बुरा हो गया होगा। एक्सक्यूज मी सर। सर, सविता के भाई के बारे में तो कुछ मालूम नहीं चला है, लेकिन सर 2 साल पहले बेला ने सविता के पति को जेल करवाई थी। लेकिन बेला तो सविता के घर पर ही रह रही थी। ये सविता कहाँ है अभी? सर, वो अपने गुड़गांव वाले घर पर। साहब, मेरा पति जगदीश रोज दारू पी के मुझे पीटता था। बेला की वजह से ही मेरा पीछा छूटा उससे। साहब, फिर बेला ने पुलिस को बुलाया और जगदीश को पुलिस वाले लेकर चले गए। लेकिन हमारी बस्ती में मेरे जैसी बहुत सारी औरतें हैं जिसके पति रोज रात को दारू पी के मारते हैं, और बेला ने हम सबको एकजुट किया। हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करनी है। हम माँ बाप का घर छोड़ के पति के घर इसलिए नहीं आते कि उनकी मार सही, और इन सबकी जड़ है ये शराब। सबसे पहले हमें ये शराब बंद करानी होगी ताकि हमारी बस्ती का कोई भी मर्द शराब ना पी सके। लेकिन उसके पति गोकुल का कहना है कि बेला उसके घर से चोरी करके भागी थी। साहब, झूठ बोल रहा है वो। बेला ऐसा कर ही नहीं सकती है। जब बेला मेरे साथ रहती थी तो उसका पति यहाँ पे भी उसे परेशान करने आ जाया करता था। माँ, हम सब साथ में कब रहेंगे? पापा ने बोला था अब तुम मेरी माँ नहीं हो। बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं बहुत जल्दी ना तुम्हें अपने पास ले आऊंगी। सपने देखना बंद कर दे तू। और तुमसे कहा था ना यहाँ मत आया करो। और तू मेरी बेटी को भड़काना बंद कर दे। चल बेटा। साहब, माना लाली बेला की सगी बेटी नहीं है, लेकिन लाली को बेला से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। साहब, हमें बेला बहादुरगढ़ में मिली और हमें पता चला कि बहादुरगढ़ में ही आपका भाई रहता है। तो क्या उस रात बेला बहादुरगढ़ में आपसे मिलने आई थी? नहीं साहब, मैंने बेला को आखिरी बार यहीं गुड़गांव में देखा था। सविता, हाँ मैं निकलती हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। अच्छा सुनना, चाबी लेते हुए जा। मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं, मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। ठीक है, चल मैं निकलती हूँ। हाँ। बेला बहादुरगढ़ में किससे मिलने गई होगी? आपको कुछ अंदाजा है? नहीं साहब, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। सविता का हस्बैंड जगदीश 3 महीने पहले जेल से बाहर आया और जब से आया तब से गायब है। तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चली कि इससे पहले भी चोरी और मारपीट के इल्जाम में जेल जा चुका है। तो इस जगदीश का मोटिव हो सकता है बेला से बदला लेने का? यस सर। इस जगदीश के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो। और कांस्टेबल ललित शर्मा के खिलाफ कुछ मिला? यस सर, कांस्टेबल ललित के बारे में पता किया। तो ये सच है कि कांस्टेबल ललित काफी टाइम से गुड़गांव में पोस्टेड है और बेला के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहादुरगढ़ में हुआ। तो पॉसिबल है कांस्टेबल ललित शर्मा ने ये सब कुछ किसी और से करवाया, खुद ना करके किसी और को इस्तेमाल किया, शायद जगदीश को। मैं कमिंग सर। सर, बेला के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। बेला का फोन 16 मार्च को बहादुरगढ़ में ही बंद हुआ था। तो हमें बेला मिली 18 मार्च को बहादुरगढ़। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में बहादुरगढ़ का कोई नंबर नहीं सर, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में बहादुरगढ़ का तो कोई नंबर नहीं है। लेकिन सर, उसको लास्ट कॉल जिज्ञासा नाम की एक लड़की ने किया था। और सर, ये जिज्ञासा एनजीओ के लिए काम करती है। एनजीओ? चमन,
मिला इस जिज्ञासा से। राइट सर। एसयूवी की कोई लीड? सर वो एसयूवी एक दूसरे सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई है, लेकिन सर उसमें भी उसका नंबर साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो और फुटेज चेक करो। हमारे लिए मुजरिमों तक जल्द से जल्द पहुंचना जरूरी है, और बेला से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। मुजरिम किसी से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ओके सर। जिज्ञासा जी मैडम, मैं बेला से 3 महीने पहले मिली थी। मुझे पता चला था कि उसने कांस्टेबल ललित के खिलाफ रेप केस फाइल किया था और मैं उसकी मदद करना चाहती थी। देखो बेला, मैं जानती हूँ तुम ललित के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाई। तुम चाहो तो हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर सकती हो। उसमें तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारे केस के खर्चे के लिए मैं अपने एनजीओ में बात कर रही हूँ। तो तुम्हारी एनजीओ ऐसे केस में इंटरेस्ट क्यों ले रही थी जिसमें क्राइम ब्रांच ने भी कांस्टेबल ललित को क्लीन चिट दे दी थी? मैडम, मुझे बेला पर पूरा भरोसा था। इनफैक्ट जब मैं उसकी मदद कर रही थी तो मुझे थ्रेट मिल रहे थे। ओ मैडम, उस बेला की मदद की ना तो तेरी मदद करने वाला कोई नहीं बचेगा। कौन था वो? मैडम, वो हेलमेट में था, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये ललित का भेजा हुआ ही आदमी था। मैडम, ललित ही नहीं, बेला को परेशान करने वाले और लड़के भी हैं। कौन थे वो लड़के? अरे रेप क्वीन, चलती है क्या 500 में 2 घंटा? मुझे तो लगता है मैडम उन लड़कों को भी ललित ने ही भेजा था उसे परेशान करने के लिए। मैंने एक बार उन्हें बिना पता चले उनकी फोटो खींच ली थी। मैं इनके खिलाफ भी जाना चाहती थी, लेकिन तभी बेला के साथ ये सब हो गया। बेला हमें बुरी तरह से जख्मी हालत में बहादुरगढ़ में मिली। 16 मार्च को वहां पर उसका फोन भी ऑफ हुआ था और उसके फोन पे लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से थी। बेला, एक गुड न्यूज है। तुम्हारे केस के लिए एक अच्छा लॉयर मिल गया है। हमें तुरंत चल के उसे मिलना चाहिए। ठीक है मैडम। लेकिन मैडम, तब उसने मुझे बताया ही नहीं कि वो बहादुरगढ़ में थी। मैं तो अगले हफ्ते उसे लॉयर से मिलाने जाने वाली थी। लेकिन मैडम, अब भी मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगी। उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। तुम लोगों ने क्या किया है ना, वो बेला की हालत बता रही है। रेप करने के लिए बोल रहा था ना उसको? नहीं सर, नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर। वो तो हमें लगा उसने झूठा रेप केस पैसों के लिए फाइल करा था, इसलिए बस पैसा दिखा के उससे पूछ लिया था, लेकिन हमने उसके साथ कुछ नहीं किया सर। इन लड़कों के बारे में पता करो, इनका जगदीश या ललित से कोई कनेक्शन है या नहीं। ओके सर। और जगदीश की कोई लीड? नहीं सर, उसका फोटो हर जगह सर्कुलेट किया है और अपनी खबरियों को भी उसे ढूंढने पे लगा है, लेकिन सर उसका कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। पता करो। ओके सर। हाँ सुमा। सर, क्राइम सीन पे जो एसयूवी देखी गई थी उसका एक ट्रेल मिला है। एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरा में उस रात को वो एसयूवी कैप्चर हुई। उसका नंबर भी विजिबल है, किसी महेश के नाम पे है। मैं उसी एड्रेस पे जा रही हूँ। गुड, जाओ और मुझे अपडेट करो। ओके सर। महेश आपका नाम है? हाँ जी, महेश हमारा ही नाम है। आपकी गाड़ी का ये नंबर हमें एक एसयूवी कार पे मिला और वो एसयूवी कार एक बेला नाम की लड़की के रेप में इस्तेमाल किया गया था। 1 मिनट, ये नंबर हमारी गाड़ी का है, तो फिर एसयूवी पे ये नंबर कहाँ से आ गया? यही तो बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि रेपिस्ट ने एसयूवी पे ये नंबर क्यों लगाया। कहीं आप तो कुछ नहीं छुपा रहे हैं? हाँ मैडम जी, मैं कुछ ना छिपा रहा। यस सर। इस महेश का बेला या उससे जुड़े लोगों से कोई कनेक्शन? सर, अभी तक ऐसा कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन फिर मैं चेक करती हूँ। और ये भी चेक करो, इस महेश की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं जिसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो? ओके सर, मैं देखती हूँ। नानी, मैं ठीक कब होंगी? मुझे उनसे बात करनी है। तुम्हारी माँ जल्दी से ठीक हो जाएगी। वैसे ही हार मानने वालों में से नहीं।
देखना वो अपनी लड़ाई जरूर जीतेगी। सर उस महेश के बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो क्रिमिनल की लीड दे, और ऐसा भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है जिससे ये पता चले कि बेला उस रात को बहादुरगढ़ में क्यों गई थी। ये सविता भी तो उस रात बहादुरगढ़ में थी अपने भाई के घर पर, बस सविता के पति जगदीश का बेला से इशू था। बट सविता ने खुद ही बोला कि बेला ने ही जगदीश से उसका पीछे छुड़वाने में मदद की, और ऐसी कोई वजह नहीं मिल रही जिससे वो झूठ बोले। और जिज्ञासा का कहना है कि जब बेला बहादुरगढ़ में थी तो उससे उसकी फोन पे बात हुई। यस सर, और जिज्ञासा की बातों से ये लग रहा है कि जब लास्ट टाइम उसकी बेला से बात हुई थी तब वो एकदम सही सलामत थी। तो बेला उस रात बहादुरगढ़ में क्यों गई होगी, कहाँ गई होगी? सर एक और बात है जो खटक रही है। बेला के पति गोकुल ने ये बोला था कि बेला घर से पैसे और गहने चुरा कर भागी थी, और अभी तक हमने बेला के बारे में जो कुछ भी जाना है उसे लगता तो नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेगी। तो तुम कहना चाहती हो कि बेला के पति गोकुल झूठ बोल रहे? चोरी का इल्जाम तो ठीक है, लेकिन खुद की पत्नी को इतना टॉर्चर, इतनी बुरी हालत? सब बेला और गोकुल की बन तो नहीं रही थी, और ऊपर से लाली को भी लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई वजह हो जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। तो इन दोनों को बेटी लाली से मिलते हैं, शायद नफरत की वजह सामने है। लाली बेटा, आपने अपनी माँ को आखिरी बार कब देखा था? बर्मा बोलो। काफी दिन पहले। काफी दिन पहले मतलब क्या उस दिन 16 मार्च थी? कुछ याद है आपको? अच्छा, जब आपने अपनी माँ को आखिरी बार देखा था, क्या उस दिन आपकी माँ का और पापा का आपस में झगड़ा हुआ था? वो दोनों का हमेशा झगड़ा होता था। किस बात को लेकर झगड़ा होता था? ये छोटी बच्ची के सामने शराब पीते हुए आपको शर्म नहीं आती? लाली को मैं एक पल भी आरोप लेने दूंगी। चल लाली यहाँ से। फिर पापा ने माँ को बहुत मारा और घर से बाहर लेके गए। साहब वो सब तो पुरानी बातें हैं। तेरे जख्म भी काफी पुराने लगते हैं। अब तो बोलेगा या तुझे नए जख्म दे? बोल, बेला के साथ क्या किया तूने? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, और उस दिन तो मैं नशे में था। हाँ, माना कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया, और उसकी लड़ाई लड़ने में सबसे पहले मैं ही उसके साथ खड़ा था, और उसके साथ ऐसा करने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकता साहब। बेला किसी अपने की नफरत का शिकार हुई थी या किसी गैर की, यह तय कर पाना आसान नहीं था। हालांकि कांस्टेबल ललित शर्मा इस केस का स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट था, लेकिन उसके खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला। तभी हमने खबरियों की मदद से सविता के पति जगदीश को हिरासत में लिया। चल बोल। मैडम मैं मानता हूँ कि उसने मुझे अंदर करवाया, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। जगदीश एक ऐसा मुजरिम था जिससे सच उगलवाना आसान नहीं था, पर तभी हमें इस केस का एक और पहलू पता चला। बेला के हादसे से कई साल पहले बेला के पिता केदारनाथ का कत्ल हुआ था, और वो केस भी अब तक अनसॉल्व था। मैडम, मेरे पापा ने बसंती दीदी की शादी के लिए एक साहूकार से कर्जा लिया था, पर वो उस कर्जे को चुका नहीं पा रहे थे। हमें तो शक था कि जिन लोगों ने मेरे पापा को मारा है वो उसी के आदमी होंगे, पर उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो पाया। बेला के भाई बाबू के बयान की बुनियाद पर हमने केदारनाथ मर्डर केस को बारीकी से स्टडी किया, और उससे हमें कुछ नहीं मिला। दरअसल उस वक्त मुजरिमों ने जिस एसयूवी का इस्तेमाल किया था, उस एसयूवी के अलावा हमारे पास और कोई लीड नहीं, और एसयूवी पर जिस महेश नाम के शख्स की गाड़ी का नंबर इस्तेमाल हुआ था, उस महेश की बैकग्राउंड में भी हमें ऐसी कोई बात पता नहीं चली जिससे हमें इस केस में कोई लीड मिल पाती। अब हमें यही लग रहा था कि बेला का बयान ही इस केस पर रोशनी डाल सकता है, लेकिन बेला की हालत दिन ब दिन इतनी नाजुक होती जा रही थी कि उसके बयान देने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। लेकिन तभी इस केस में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था।
जहां बेला की जान जा सकती थी और तुम्हें चाय पीने की पड़ी थी। वन सेकंड सर, मैंने यहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उसमें वो आदमी दिखाई दिया जिसने बेला को मारने की कोशिश की। सर ये लड़का, इसने वार्ड बॉय के कपड़े जरूर पहने हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ काम नहीं करता। पॉज करो। आप लोग जानते हैं सर? शायद कहीं देखा हो। नहीं साहब, हम नहीं जानते इसको। ये जो भी है पक्का उन क्रिमिनल से कनेक्टेड है जिन्होंने बेला का गैंग रेप किया। वो लोग नहीं चाहते कि बेला रिकवर करे और उनके खिलाफ बयान दे, इसलिए बेला को मारने की कोशिश की गई। सर वो आदमी हॉस्पिटल के बाहर के सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है, उस फुटेज में भी वो हॉस्पिटल की तरफ पैदल ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। पक्का वो यहाँ किसी व्हीकल पर आया होगा। हॉस्पिटल के आसपास पता करो और ध्यान रहे मीडिया को इस बात की भनक बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए कि बेला पर अटैक हुआ और वो बच गए। इससे क्रिमिनल अलर्ट हो जाएंगे। उन्हें वही लगने दो, वो जो करना चाहते थे उन्होंने कर ली। और ये भी चेक करो कि इस आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। ओके सर। पराग भैया, काम हो गया? एकदम हो गया। बेला की बला दूर, रात का बुलेटिन देख लेना। पार्टी तो फिर बनती है, हैं? रेप करेंगे हम और सजा भुगतेगा वो ललित। ये बुला ले अपनी सब्जियां को, आज फिर से अपनी रात रंगीन बनाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे। ठीक है भैया। हाँ समझ। सर एक ऑटो वाले ने उस आदमी को आइडेंटिफाई किया है। सर इस ऑटो वाले ने बताया कि इसने उसे हॉस्पिटल से उठाया था और बहादुरगढ़ रोहतक रोड पे छोड़ा था। तुरंत वहां जाओ, वो आदमी वहीं कहीं हो सकता है। ओके सर। सर मैं जिज्ञासा से मिले, उसे बात करके एक हिंट मिली है। कैसा हिंट? हेलो, हाँ बोल। ओके राजेश, आगे से राइट लो, क्विक। तू कहता वो लड़की मर गई है क्या जिंदा है वो? तो फिर अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? विश्वा को हमारे लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्यों? मरेगा ना हमारे लिए, मरेगा ना? ये विश्व हमारा दोस्त जरूर है, लेकिन हमने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। ये इसी ने किया होगा। क्या बोल रहे हैं? मुझे पता चल गया कि तुम लोग सिर्फ 3 नहीं थे, तुम लोग साथ एक चौथी भी थी। सर मैं जिज्ञासा से मिली, उसे बात करके एक हिंट मिली। कैसा हिंट? जिज्ञासा ने पहले ये बोला था कि जिस आदमी ने उसे लाइफ थ्रेट दिया था वो हेलमेट में था। ओ मैडम, उस बेला की मदद की ना तो तेरी मदद करने वाला कोई नहीं बचेगा। इसीलिए उसका चेहरा नहीं देख पाई और इस वजह से उसने स्केच बनवाने से भी मना कर दिया। और सर जब अभी मैंने जिज्ञासा को उस आदमी की फोटो दिखाई जो हमें हॉस्पिटल के सीसीटीवी में मिला, जिज्ञासा तुमने मुझे एक बार बताया था कि किसने तुम्हें लाइफ थ्रेट दिया था, तो क्या ये आदमी यही है? ये वाला? शायद हाँ मैडम, ये वही आदमी है। तो पहले तो सर मैं उसको देख के चौंक गई और फिर बाद में उसने एकदम कंफर्मेशन के साथ कहा कि हाँ ये वही आदमी है जिसने मुझे धमकी दी थी। तेरे पर शक होते ही हमने तेरा फोन सर्विलेंस पे डाल दिया था और जैसे ही तूने पराग को फोन किया तो पकड़ी गई। हेलो, बेला बच गई बेवकूफ। लेकिन अब अगर विश्वा बच गया तो हम दोनों मरेंगे। तू तो बोली थी कि तू बेला की मदद कर रही थी, तूने
तुमने बेला के साथ ये सब किया? हाँ, मैंने ही बेला के साथ ये सब करवाया और मैं कोई उसकी मदद करने के लिए उससे नहीं मिली थी। मैं तो उसकी मजबूरी से अपना फायदा उठाना चाहती थी। देखो बेला, मैं जानती हूँ ललित पर तुम आरोप साबित नहीं कर पाई। तुम चाहो तो हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर सकती हो। लेकिन मैडम, हाई कोर्ट, उसमें तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तुम्हारे केस के खर्चे के लिए मैं अपने एनजीओ में बात कर रही हूँ। वो इस केस का 70% खर्चा उठा लेंगे, लेकिन बाकी पैसों का इंतजाम तुम्हें खुद करना होगा। वो मुझे 65,000 पहले ही दे चुकी थी, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि मैं उससे और पैसे मांग रही थी और वो मुझे पैसे देने के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकर आ रही थी पैसे। लेकिन तभी अचानक उसके तेवर बदल गए। मैडम, आप पहले ही मुझसे 65,000 रुपये ले चुकी हैं, अब 40,000 रुपये और मांग रही है। लेकिन आपने अभी तक मुझे उस वकील से नहीं मिलवाया जो मेरा केस लड़ने वाला है। अरे मिलवा दूंगी, थोड़ा सब्र कर। नहीं, मुझे अब और सब्र नहीं करना। आप मेरे 65,000 रुपये वापस कर दीजिए। अच्छा, नहीं दूंगी तेरे पैसे। क्या करेगी? मैं तो जानती थी तू मदद करने के बहाने ना सबसे पैसे लूटती है। हाँ, मैं यही करती हूँ। जो भी तूने अभी कुछ कबूला है ना, वो सब इस वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया मैंने उसे यही लगने दिया कि मैं उससे डर गई हूँ और पैसे देने के लिए अगले दिन बहादुरगढ़ बुला लिया। पराग का फार्म हाउस है वहां। पराग हमारे एनजीओ के ट्रस्टी का बेटा है और उसकी सारी अय्याशियों के बारे में मुझे सब कुछ पता है, इसलिए वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। सामने सनसनवाल फार्म हाउस है, तुम वहीं आ जाओ, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आती हूँ। हमें लगा कि वो मर गई है, इसीलिए हमने उस रात उसे वहां पे फेंक कर चले गए, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो जिंदा है। और उसके बाद तुम लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, तो अब तुम तीनों हमसे नहीं बचने वाले। उठे से। खुद एक औरत होते हुए दूसरी औरत को जहन्नुम में धकेल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे अपना हक मांग रही थी। और ये सब करके तुम उसे उसकी औकात दिखाना चाहती थी। तुझे तेरी औकात हम दिखाएंगे इस जेल में। बेला के मुजरिमों को तो हमने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन बेला अब भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, जैसे वो हमेशा अपने हक के लिए लड़ती आई थी। और डॉक्टर्स के मुताबिक बेला का यही जज्बा, यही विल पावर उसके जिंदा रहने की वजह बनी थी। लेकिन शायद बेला से एक चूक हुई थी। बेला को बहुत पहले इस बात का एहसास हो गया था कि जिज्ञासा उसके साथ फरेब कर सकती है, इसलिए बेला ने उसके खिलाफ सबूत भी जुटा लिए थे। लेकिन इसके बाद भी बेला पुलिस के पास मदद मांगने नहीं गई। क्यों? जब बेला ने कांस्टेबल ललित शर्मा पर रेप का इल्जाम लगाया था, उस वक्त पुलिस ने बेला की कोई मदद नहीं की थी। तो क्या इसी वजह से बेला का पुलिस पर से भरोसा उठ गया था? यह तय कर पाना हमेशा मुश्किल होगा, क्योंकि ललित शर्मा केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। लेकिन बेला का भाई बाबू बेला की अधूरी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।